हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना लूसेंट का नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज हम देखेंगे स्थल मंडल के बारे में, स्थल मंडल, और साथ में जो चट्टानें हैं उन्हें भी हम देखने वाले हैं। चट्टानें भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। जो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिसमें हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। हालांकि सेडिमेंट्री पहले आएंगी, मेटामॉर्फिक लास्ट में आएंगी। तो हम सबसे पहले इग्नियस रॉक्स देखेंगे, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं उन्हें। तो स्टार्टिंग में तो पहले हम खुद ही कुछ ओवरव्यू देते चलेंगे ताकि आप लोगों को इसकी बेटर समझ हो। उसके बाद जो हमारे लूसेंट की बुक में दिया हुआ है उसको हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लेंगे, जो भी कुछ दिया हुआ है। अब केवल बुक पढ़ने से चीज़ें थोड़ा कम क्लियर होती हैं। अगर पहले से कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पता हो तो बुक अच्छे से समझ में आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। और साथ में जो है आप लोग जब शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। यूट्यूब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा तो है नहीं कोई एक अकेला व्यक्ति पढ़ा रहा है। इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। आप एक वीडियो सर्च करेंगे, 1000 टीचर आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग प्लीज़ शेयर किया करें। और ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ मेहनत कर रहा है तो आप उसे बढ़ावा दें। तो चलिए, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जुनून पढ़ाई का चैनल पे, जुनून पढ़ाई का चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जुनून पढ़ाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले तो हम देख लेते हैं स्थल मंडल के बारे में जो कुछ बताया गया है उसे। तो ये हमारी लूसेंट की जो है फ़ोटो है। हम देखते हैं इसमें स्थल मंडल। सबसे पहला हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही कवर कर ली है, जिसमें हमने सौरमंडल देख लिया, अक्षांश देशांतर रेखाएं देख ली, और साथ में जीएमटी भी देख लिया, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ज्योग्राफी में कंप्लीट कर ली है। अभी तक ज्योग्राफी की केवल 2 वीडियोज़ आई हैं, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी कुछ और अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हुए चले हैं। इसी वजह से थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। वीडियोज़ थोड़ा लंबी हो या छोटी हो, डजेंट मैटर, कम से कम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं स्थल मंडल के बारे में। तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी संपूर्ण बाह्य परत, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, उन्हें हम स्थल मंडल कहते हैं। हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का कुल पार्ट है उसमें 29% भाग पर आपको क्या मिलेगा, 29% भाग पर आपको ज़मीन मिलेगी, जबकि 71% भाग पर आपको पानी मिलेगा। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो हम देख लेते हैं इसको फिगर बना करके। जैसे सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है। हमने देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें आपको 29% भाग पर आपको यहाँ ज़मीन मिलेगी, 29% भाग पर आपको ज़मीन मिलेगी, जबकि जो 71% भाग है, ये जो 71% आप हिस्सा देख रहे हैं, इनमें आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ आपको केवल और केवल वाटर मिलने वाला है। ये जो है, ये जितना हिस्सा है यहाँ आपको पानी मिलेगा, और इनका जो अनुपात है वो 3:7 है। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का नॉर्दर्न गोलार्ध है, यानी कि पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, और पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था नॉर्दर्न और साउदर्न क्या होता है। तो ये जो भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको पहले ही बता दी हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको लगभग 61% भाग पर क्या मिलेगा, तो पानी मिलेगा। 61% भाग पर आप इसमें पानी देखेंगे, जबकि जो हमारा सदर्न हिस्सा है इसमें तो आपको 81% भाग पर पानी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मैप वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा नदर्न हिस्सा है उसमें आपको ज़्यादातर हिस्से में पानी पानी ही दिखेगा, बहुत कम ज़मीन का हिस्सा है। तो ये हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है उस पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो उसका, ये हमारी पृथ्वी का, यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, वैसे ही जो हमारी धरती है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपने देखा होगा, ऐसी श्रेणियाँ बनी हुई हैं
आई मीन भारत देश के भीतर अगर आपने माउंटेन्स वगैरह पढ़े होंगे तो ये फिगर आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम जब हिमालय पढ़ते हैं तब ये संरचना बनाई जाती है। तो हम देखेंगे जो नेपाल में हिमालय है, नेपाल में जो हिमालय वाला पोर्शन है वहाँ पे एक चोटी मिलती है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी, और ये पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई तथा ये मतलब कि हाईएस्ट पीक दैट मीन्स हमारी अर्थ की जो हाईएस्ट पीक है या हमारी अर्थ का जो हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा जो पॉइंट है वो क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर। आगे हम देखते हैं अधिकतम जो गहराई है यानी कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो जो डीपेस्ट पॉइंट जो हमारी धरती का डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरियाना गर्त है। और ये जो मेरियाना गर्त है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पैसिफिक ओशन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पैसिफिक ओशन में आपको मिल जाएगा मेरियाना गर्त। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, तो 11,022 मीटर। आगे हम देखते हैं कि हाईएस्ट जो पॉइंट है वो और जो डीपेस्ट पॉइंट है उनके बीच जो अंतर है वो आपको 20 किलोमीटर का मिलेगा। 20 किलोमीटर दैट मीन्स 20,000 मीटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जो स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर है, जबकि जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें अपेक्षाकृत आपको पतली संरचना मिलेगी, लगभग 12 से 20 किलोमीटर। तो ये तो हमने देख लिया स्थलमंडल के बारे में। अब हम देखेंगे अपनी चट्टानों के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं चट्टानों के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चट्टानें हैं क्या, चट्टानें क्या हैं। तो हम जब हमारी पृथ्वी, जब हमारी जो धरती है वो एकदम आग का गोला थी, एकदम चारों तरफ से एकदम आग का गोला थी, उस टाइम पर जब एक बार ये घटना घटी कि मतलब पृथ्वी ठंडी हुई, और जब पृथ्वी ठंडी हुई उसके बाद जिस संरचना का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी के ठंडे होने के बाद जो भी संरचनाएं आपको दिखी, आपको मतलब जो उस मतलब कि उस टाइम पे जो भी संरचनाएं बनी थी उनको जो मेटामॉर्फोलॉजिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन्होंने इसका नाम दिया चट्टान। चट्टान नाम इसी का दिया। यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई उसके बाद जिन संरचनाओं का निर्माण हुआ उन संरचनाओं को क्या नाम दिया गया, चट्टान नाम दिया गया। अब आप सोच रहे हैं क्या उस टाइम पे जो जीव जंतु वगैरह थे उनको भी चट्टान नाम दिया, तो नहीं, दरअसल उस टाइम पे कोई जीव जंतु था ही नहीं। उस टाइम तो पृथ्वी ही ढंग की नहीं थी, तो कोई जीव जंतु होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई जीव जंतु थे ही नहीं, जो कुछ भी बनाया उस टाइम पे पृथ्वी के ठंडे होने के बाद उन्हें चट्टान का नाम दिया गया। हम देखते हैं ये जो चट्टानें हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो चट्टान है इनका अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, जो चट्टानों का अध्ययन है इसे पेड्रोलॉजी कहा जाता है, पेड्रोलॉजी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि अगर जो चट्टानें हमने देखी उन चट्टानों में यदि चट्टानों में धात्विक और अधात्विक तत्व निश्चित मात्रा में विद्यमान होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, निश्चित मात्रा में विद्यमान मीन्स उपस्थित, विद्यमान है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम खनिज कहेंगे। इन्हें खनिज नाम दिया जाएगा। और जो ये खनिज हैं अगर उनमें आपने देखा, यानी कि इन खनिजों से अगर हमें धातुओं की प्राप्ति होगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें अयस्क नाम दिया जाएगा, यानी कि ओर्स नाम इन्हें दिया जाएगा। तो अगर जो चट्टानें हैं उनमें धात्विक और अधात्विक तत्व निश्चित मात्रा में मिलेंगे तो हम उन्हें खनिज कहेंगे, और अगर उन खनिजों से हम धातुओं की प्राप्ति करेंगे तो उन्हें ओर्स नाम दिया जाएगा। आपने पढ़ा होगा, खूब रट्टा मारा होगा, आयरन और कॉपर और ये और वो और, तो ये यही चीज़ है। हम देखते हैं अगर इसको हम फिगर में देखें तो ये है हमारी रॉक, ये है हमारा खनिज और ये है हमारी मतलब कि ओर्स। तो हम ये से क्या कहेंगे, इसे हम रॉक्स कहेंगे, रॉक्स, और इस संरचना को हम मिनरल्स कहेंगे, मिनरल्स। एंड दिस विल
ओर्स। तो ये तो रही कुछ छोटी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं कि जो निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया उसके आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर जो चट्टानें हैं, चट्टानें, इनको 3 समूहों में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और वो पार्ट्स कौन हैं? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, जिन्हें कि क्या कहा जाता है? इन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित चट्टानें। इग्नियस रॉक्स दैट मीन्स आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स दैट मीन्स मतलब कि कायांतरित नहीं, अवसादी चट्टानें, और जो मेटामॉर्फिक है इसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें नाम दिया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें। तो ये जो आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? तो सपोज दैट जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया उसके बाद जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, सपोज दैट ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई, तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया में जो धरती के अंदर से गर्म एवं तप्त मैग्मा जब धरती के अंदर रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, बाहर निकल आता है तो हम उसको लावा नाम देते हैं। जब धरती के अंदर से ये तप्त एवं गर्म मैग्मा बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि बाहर निकले तो यहीं पे रह जाएंगे इसी पॉइंट पे। अब अगर बाहर निकले हैं तो फैलेंगे ही। तो ये जो फैले यानी कि धरती के भीतर से गर्म एवं तप्त मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकले तो इनका फैलाव स्टार्ट हुआ। तो उसके फैलाव से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं? उन चट्टानों को हम इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान या फिर प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम यही संरचना निर्मित हो रही है। प्राथमिक चट्टान, इग्नियस रॉक्स या फिर क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टानें, इनका नाम दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब कि निकले हुए हैं ये काफ़ी ठोस हैं, एकदम ठोस रूप हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कठोर भी होती है और इनमें कोई भी लेयर्स नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह से ये लेयर के फॉर्म में नहीं फैलाव होगा इनका, ये वैसे ही जैसे ही निकलेंगी धरती के भीतर से जैसे निकलेंगी वैसे ही फैलती चली जाएंगी। तो ये तो रही इग्नियस रॉक्स की इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हम आगे देखते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हम देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं ये रवेदार भी रहेंगी, रवेदार, इनमें आपको कोई परत नहीं मिलेगा यानी कि परत विहीन होंगी, परत विहीन होंगी। और इसके साथ साथ इनमें आपको किसी भी तरह का कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई जीवाश्म इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मतलब कि ठंडा होने की जो दर है, ठंडे होने की दर यानी कि जो लावा है वो जितनी धीमी गति से ठंडा होगा, ठंडे होने की दर जितनी धीमी होगी चट्टानों की, मतलब कि जो ये चट्टानें हैं, चट्टानें, इनका फैलाव उतना ही अधिक होगा, फैलाव उतना ही अधिक होगा। यानी कि अगर धीमी गति से ये जो है फैलेंगे, धीमी गति से इनका ठंडा होना होगा तो ये काफ़ी दूर तक फैल जाएंगी। अब जैसे आप कभी अपने घर में सूजी का हलवा बनाएं, जैसे सपोज दैट आपने सूजी का हलवा बनाया और उसमें मतलब वो काफ़ी गीला है, उसको आप सोच रहे हैं कि रख दें, निकाल के भी खाएंगे, तो अगर आप उसको कढ़ाई से निकाल करके या जिस भी बर्तन में आपने बनाया है उसको निकाल करके आप किसी बर्तन में पलटेंगे, कोई थाली वगैरह या कोई ट्रे वगैरह में पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस गति से वो ठंडा होगा, यानी कि अगर धीरे धीरे वो ठंडा होगा तो ज़्यादा दूर तक वो फैलता चला जाएगा। और अगर आपने कहीं उसको ले जा करके फ्रिज में ही रख दिया तो वो धीमी गति से मतलब कि बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। और अगर तेज़ी से ठंडा होगा तो एक ही जगह पर बेचारा जिस शेप में आप बनाना चाहेंगे उस शेप में बन जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि अगर लावा के ठंडे होने की जो गति है वो धीमी होगी तो जो चट्टानें हैं उनका फैलाव अधिक होगा।
तो ये तो हमने देखा कुछ इग्नियस रॉक्स के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए पहले ही बता दे रही हूँ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, और इसके साथ साथ जो आपने बेसाल्ट नाम सुना होगा, बेसाल्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अपनी जो सेकंड रॉक है, यानी कि दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। इनके बारे में देखते हैं। अब सपोज दैट ये जो चट्टानें थी इग्नियस रॉक्स, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की इग्नियस रॉक्स पाई गई, जिसमें सपोज दैट यहाँ पे जो मतलब की रॉक है इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक है, यहाँ जो है वहाँ पे निकल की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ है आयरन की मात्रा अधिक है। तो और लगभग 5000 साल तक ये इनकी जो संरचना है ये ऐसे बनी रही। लेकिन इन 5000 सालों में, यानी कि ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं 5000 साल अगर ऐसे ही बनी हुई हैं तो इनमें कुछ तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि 5000 साल में मौसम में परिवर्तन होगा, कभी बारिश होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कभी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो उससे इन जो चट्टानें हैं इनमें कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। तो हम देखते हैं कि ये जो चट्टानें हैं, कई बार बारिश हुई तो इन चट्टानों से कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ जो है अवसाद बह करके यहाँ आके जमा हो गए। फिर कभी जो है मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तब भी पिघल करके इनके कुछ अवसाद यहाँ आकर जमा हो गए। अब यहाँ आने का मतलब एक ही जगह तो नहीं होंगे, हर साल अलग अलग जो है जमा होते जाएंगे। जैसे पहली बार यहाँ जमे, अगली बार आए तो यहाँ जमे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और ही जो है चेंजेज हुए, फिर बारिश हुई, फिर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ तो फिर से आकर के ये यहाँ जमा हो गए। तो ये जो प्रकृति के द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये जो मौसम परिवर्तन या फिर इस तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं, उसके बाद इनका जो अवसाद हो मतलब कि निकल के एक जगह जमा हो रहा है, इनसे क्या होगा, इनसे एक अलग तरह की चट्टान निर्मित होगी। और उन चट्टानों में आप देखेंगे कि इसके भी और इसके तीनों के ही गुण मिलेंगे। तो जब इनका तीनों के गुण भी मिलेंगे और इनका एक के बाद एक परत के रूप में निर्माण भी हो रहा है, और साथ में हम देखेंगे कि जब मतलब कि बारिश के साथ सपोज दैट ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों के जो कुछ अवशेद नहीं, जो अवसाद हैं वो बह करके आ रहे हैं। रास्ते में कोई सपोज दैट कोई कछुआ मर गया, वो कछुआ भी इसके साथ बह करके आया, वो भी इसी में दब गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसी तरह घटना हुई, कोई और जीव जंतु आया, वो भी इसी के भीतर दब करके रह गया। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं इन्हें एक अलग तरह के जो है चट्टान का नाम दिया जाएगा, और इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। और हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये परत दर परत होंगी, यानी कि ये परतदार चट्टानें होंगी। और दूसरे, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होगी, इसमें जीवाश्म भी प्राप्त होंगे। और हम ये आगे देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल में आपको मिलेगा कोयला, और इसके साथ साथ आपको चूना पत्थर भी इसमें मिल जाएगा, डोलोमाइट, कोंग्रोनाइट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इसके एग्जाम्पल में मिल जाएंगी। अब हमने देख लिया, हमने इग्नियस भी देख लिया, हमने हमने जो है सेडिमेंट्री भी देख लिया। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में, इन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो जो रूपांतरित चट्टान है वो कुछ नहीं, जो इग्नियस रॉक हैं, इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स इन ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन्हीं के जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर और काफ़ी हाई प्रेशर के बाद इनका जो है जो भौतिक गुण है वो परिवर्तित होता है, और उसके बाद एक नई संरचना निर्मित होती है, और उस संरचना को हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का नाम देते हैं। हम देखेंगे कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि किसी भी तरह के जीवाश्म मिलने के कोई चांस ही नहीं होंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो चट्टानें होंगी ये बहुत ज़्यादा कठोर
कठोर होंगी, कठोर हो जाएंगी। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बहुत सालों से तैयारी कर रहा है लेकिन उसका कहीं एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लोगों ने उसको इतने ताने मारे हैं कि स्टार्टिंग में तो उसको लगता था कि आज ही सब कुछ, आज ही एग्ज़ाम फोड़ के रख दूंगा, आज ही इतनी मेहनत करूंगा कि सारा एग्ज़ाम आज ही निकल जाए। लेकिन धीरे धीरे ना उसको ये जब एहसास होने लगेगा कि यार कर तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तो जब कोई काफ़ी सालों के बाद उसको देखेगा और उसको उसी तरह की बातें बोलेगा ना, तो उसका जो मतलब उस टाइम पे नेचर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। वो उसको फिर भाव नहीं देगा, कहेगा इनका तो काम है यही सब बोलते रहना, मुझे इनको क्यों भाव देना। तो ये जो उसके अंदर ना परिवर्तन हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेल लिया, इतना ज़्यादा प्रेशर झेला, चारों तरफ से यही सारी बातें सुन करके अब उसको आदत हो गई है इन सब की। तो इस वजह से उसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि काफ़ी कठोर हो जाएगा। तो यही इन चट्टानों के साथ हुआ। इन चट्टानों ने इतना ज़्यादा प्रेशर झेला, इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेला कि इनकी जो संरचना है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गई। इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, आपको मिलेगा हीरा तो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जो ग्रेफाइट है ना, वो भी इसी में आपको मिल जाएगा। जो ग्रेफाइट ये भी आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स के ही उदाहरण के रूप में मिलेगी। तो हम देखते हैं जैसे कोयला, ये जो कोयला है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रखेंगे तो सबसे पहले जो संरचना बनेगी वो बनेगी ग्रेफाइट। लेकिन उसके बाद जब इसको भी आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर रखेंगे, तब जो संरचना बनेगी वो बनेगी हीरा। अब देखिए, था तो स्टार्टिंग में कोयला ही, लेकिन इसी का रूपांतरण होकर के आज हीरा बना है। और कोयले की कीमत देखिए, हीरे की कीमत देखिए, मतलब है कोई तुलना? कुछ नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसने, यानी कि हीरे ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला है। अगर कुछ लाइफ में करना है, कुछ बनना है ना, तो ऐसे ही टेम्परेचर झेलना पड़ता है। तो ये तो हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमने तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ लिया, इग्नियस भी देख लिया, मेटामॉर्फिक भी देख लिया, सेडिमेंट्री भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने बुक पर, क्या बुक में बताया गया है। मैंने समझाने का प्रयास किया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं चट्टानों के बारे में जो लूसेंट की बुक में दिया हुआ है उसको। तो हम देखते हैं, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। हमने देख ही लिया, एक कठोर जो पार्ट है उसको चट्टान कहते हैं। और ये भी है कि जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं, उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे कि ये 3 प्रकार की होती हैं। जो चट्टानें हैं वो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक्स। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो आदि। ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आग्नेय चट्टानों के। अब आग्नेय चट्टानों के बारे में बताया गया, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये स्थूल होती हैं, परत रहित होती हैं, इनका कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है कि कौन सी जो है मतलब चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें मतलब कि जीवाश्म मिलेंगे। हम देखेंगे ये जो आग्नेय चट्टानें हैं ये मतलब आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होती हैं। इसमें आपको चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम आदि धातुएं मिल जाएंगी। हम देखते हैं ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं, वो बताया गया है। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं जिसमें आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं। आगे देखते हैं, बेसाल्ट में जो लोहे की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसी वजह से जो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉयल है उसे बेसाल्टिक मिट्टी या इस तरह की चट्टान कहते हैं। आगे हम देखते हैं पैग्माटाइट के बारे में बता रहे हैं कि जो कोडरमा, झारखंड में कोडरमा नामक खान है उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे पाया जाने वाला जो अभ्रक है वो कहाँ मिलता है, तो इन्हीं इग्नियस रॉक्स में ही मिल जाएगा। एकमात्र अभ्रक तत्व, ये ना लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आया, मैंने इस टाइप का कुछ पढ़ा भी नहीं है क्या है। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानी जो पिंड हैं उनके बारे में।
यानी इग्नियस रॉक बॉडीज़ क्या है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी जो पिंड हैं उनका निर्माण हुआ, और इनका जो नामकरण है वो इनके आकार, रूप, स्थिति और आसपास पाई जाने वाली जो चट्टान है उनके आधार पर किया जाता है। अधिकांश जो चट्टानी पिंड हैं वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। तो ये जो है आग्नेय चट्टानों, अभी आगे देखेंगे कायांतरण, मतलब यही देख लेते हैं ऐसा क्या है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में जो बनी हुई थी चट्टानें, यानी कि जो मतलब कि इग्नियस रॉक्स हैं उनका रूपांतरण या कायांतरण हुआ तो वो किस रूप में जानी गई, यही आपको बता रहे हैं। तो जैसे ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है वो मतलब कि कौन सी चट्टान है, इग्नियस रॉक है, यानी कि प्राथमिक चट्टान है। इसका कायांतरण या रूपांतरण हुआ तो कौन सी चट्टान बनी, तो ये बन गई नीस। हम देखते हैं साइनाइट, और ये जो साइनाइट है इसका जब रूपांतरण हुआ तो ये साइनाइट नीस के रूप में इसका निर्माण हुआ। जबकि ग्रैब्रो जो है ये सर्पेंटाइन के रूप में रूपांतरित हुई, और जो बेसाल्ट है वो सिस्ट के रूप में रूपांतरित हुई, और जो बिटुमिनस कोयला है ये ग्रेफाइट के रूप में रूपांतरित हुआ। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया ही कि स्टार्टिंग में जो है जब आप कोयलों को मतलब कि जो कोयला है उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखेंगे तो जो सर्वप्रथम जिस संरचना का निर्माण होगा या जिस चट्टान का निर्माण होगा वो ग्रेफाइट होगी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली जो संरचना है वो कौन सी है, वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ से इन सारी चीज़ों से ना किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन यही बनते हैं कि किस आकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं बैथोलिथ। जो बैथोलिथ है ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह मैग्मी पदार्थ का एक बृहद पिंड है, और हम देखेंगे कि ये भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होता है। भूपर्पटी क्या है, कल ही बताए थे क्रस्ट क्या होता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसको 3 परतों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया है, जिसमें ऊपर वाली जो परत है उसको हम सियाल कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। दूसरे वाली को हम सीमा कहते हैं, सीमा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। और जो तीसरा वाला है वो है नीफे, जिसमें आपको निकेल और फेरस किसको कहते हैं, तो फेरस कह रहे हैं लोहे को, तो ये मिलता है। तो हम देखते हैं भूपर्पटी क्या है, तो यही क्रस्ट, ये जो आप देख रहे हैं रीजन यही है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। आगे हम देखते हैं कि ये मतलब कि भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक वो यही पूछा गया है कि जो बैथोलिथ है वो किस आकार का होता है, तो याद रखिएगा गुंबदाकार होता है। हम आगे देखते हैं जो मतलब इसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये गुंबद के आकार रूप में विकसित होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं, साथ में इसकी ऊपरी तल जो है, इसका जो ऊपरी तल है वो विषम होता है और ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बैथोलिथ किसका मतलब कि किससे गठित होता है, तो आप याद रखिएगा ग्रेनाइट से बनता है बैथोलिथ। अब हम इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो US है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो इदाहो बैथोलिथ है जो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। और साथ में ये बता रहे हैं कि जो कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ है ये इदाहो से भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो बैथोलिथ है वो कौन सा है, तो वो इदाहो मतलब कोस्ट रेंज बैथोलिथ है जो कि कनाडा का है। और उसके बाद हम देखेंगे US का है इदाहो बैथोलिथ जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा विस्तृत है। दूसरा स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है। स्टॉक, तो स्टॉक क्या है, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं, यानी कि ये तो बृहद आकार का बैथोलिथ हमने देख लिया, लेकिन जो छोटे आकार के बैथोलिथ होते हैं इनको हम स्टॉक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है, तो ये आकार ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि गोलाकार गुंबदनुमा होता है स्टॉक का आकार। और जो स्टॉक का विस्तार है वो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। आपको ये बता रहे हैं कि NCERT जो क्लास 6 की है उसमें द अर्थ आवर हैबिटेट नामक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना लैकोलिथ। ये जो लैकोलिथ है, जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से उठता है और गुंबदकार रूप में जमा हो जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। अब हम देखते हैं मैग्मा के तेज़ी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है, तो इसका आकार कैसा होता है, छतरीनुमा होता है। और हम देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी रीजन है उसमें लैकोलिथ के कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। नोट में दिया हुआ है लैकोलिथ
लैकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। अब हम देखते हैं लैपोलिथ। तो लैपोलिथ क्या है? तो जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार, तो याद रखिएगा लैपोलिथ जो है वो तस्तरी नुमा आकार का होता है। जब ये ग्रहण करता है तो उसे हम लैपोलिथ कहते हैं। ये सारी चीज़ें ना जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया इस चैप्टर के बाद बताई गई है। जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है जिसमें जो मैग्मा है ये पृथ्वी से बाहर हो जाता है, उसके बाद जिन संरचनाओं का निर्माण होता है उन संरचनाओं का ही नाम ये दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं लैपोलिथ, तो ये जो लैपोलिथ है ये तस्तरी आकार में अगर ये जम गया मैग्मा या लावा तो इसको हम लैपोलिथ नाम दे देते हैं। गुंबदाकार रूप में जमा हुआ तो उसको अलग नाम दिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब जैसे फैकोलिथ के बारे में बताया गया है, फैकोलिथ को तो वैसे भी याद रखिएगा, फेंकना यानी कि लहरा के जो है चल रहा है, तो इस टाइप से याद रखिएगा। अब देखिए जो जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, ऐसे लहरदार आकृति में जमेगा तो इसको हम फैकोलिथ कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मैग्मा के जमने की जो संरचना बना, मतलब कि जिस संरचना में मैग्मा जमता है उसी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सिल। तो जो सिल है वो क्या है उसको देखते हैं। जो सिल है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जमकर तैयार हो, मतलब कि जमता है तो उसे सिल कहा जाता है। इसको बता रहे हैं कि ये परतों में जमता है तो इसको हम सिल कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होती। और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल आपको मिल जाएंगे। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। अगर उसकी जो मोटाई है वो 1 मीटर से भी कम है तो उसको सीट कहा जाएगा। आगे देखते हैं डाइक। तो डाइक भी जो है इसकी आकृति ही है कि जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे डाइक कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे किसी लंबवत दरार में जो है जमेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइक कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल बताया गया है झारखंड का जो सिंहभूम जिला है उसमें आपको अनेक डाइक दिखाई पड़ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं अपनी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके बारे में क्या बता रहे हैं। और हाँ, यहाँ हमने जो सारणी देखी थी, जो सूची देखी है, ये बताया गया है जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, इनका रूपांतरण इसमें हुआ है। आगे जो सूची आपको दिखी है उसमें ना सेडिमेंट्री रॉक्स का रूपांतरण किस रूप में हुआ है, किस मतलब की चट्टान में हुआ है, ये यहाँ आपको दिखाया गया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अवसादी चट्टानें क्या है, यानी कि व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित। तो प्रकृति के कारक क्या हैं? वही प्रकृति का कारक है। कभी बारिश हुई, कभी जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कभी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यही सारी चीज़ें जो हैं क्या है? तो प्रकृति के कारक हैं। इन कारकों के द्वारा छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है, यानी कि हमने बताया ना कि टूट फूट करके वो कहीं आ करके जमा हो गई। तो वही बता रहे हैं कि छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप निर्मित हो जाती है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? तो इन्हें ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खरी आदि मिल जाएंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं। और या तो ये पूछ लेते हैं कि परतदार चट्टान कौन सी होती है। और इवन एक बार कहीं पूछा गया था कि प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहते हैं, तो याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। अब हम देखते हैं जो अवसादी चट्टानें होती हैं, परतदार होती हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसको रेड कलर से इन्होंने पहले ही मार्क करके रखा है। हम देखेंगे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। अब हम देखेंगे जो खनिज तेल है, यानी कि खनिज तेल, ये अवसादी चट्टानों में मिलता है। अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है। दामोदर, महानदी, ये भारत देश की नदियां हैं, तथा गोदावरी, इन नदियों के बेसिन जो है वो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी कि दामोदर नदी और जो महानदी और जो गोदावरी नदी है इनके बेसिन में अवसादी चट्टानें जो हैं वहाँ पे आपको कोयला मिलेगा। वैसे भी कोयला अवसादी चट्टानों में ही मिलता भी है। हम देखते हैं जो आगरा का किला है तथा दिल्ली का लाल किला, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है और ये जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। कुछ अवसादी चट्टानें हैं जिनका रूपांतरण दूसरी रूप में हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे सपिंड, सपिंड एक अवसादी चट्टान है और इसका जो कायांतरण या रूपांतरण हुआ तो सपिंड शिस्ट का निर्माण हुआ। जो बलुआ पत्थर है उसका निर्माण हुआ क्वार्टजाइट में और जो सेल है उसका रूपांतरण हुआ स्लेट में।
सेल का रूपांतरण हुआ स्लेट में, ध्यान से देखिएगा। और जो चूना पत्थर है इसका जो रूपांतरण हुआ वो संगमरमर में हुआ। चूना पत्थर वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण हुआ। आगे देखते हैं, जो लिग्नाइट कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला के रूप में इसका जो है निर्माण हुआ। अब लिग्नाइट कोयला जो रहता है वो लो क्वालिटी का कोयला है, जो लिग्नाइट कोयला है वो काफ़ी लो क्वालिटी का कोयला होता है, लेकिन जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला होता है। लगभग इसमें आपको 90% के आसपास या उससे प्लस में ही आपको इसमें कार्बन की मात्रा मिल जाएगी। एंथ्रेसाइट कोयला जो कि अपने भारत देश में जम्मू कश्मीर में मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलते हैं कुल मिला करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं जो अपनी लास्ट चट्टान है, यानी कि कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसको हम देखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें आप एग्जाम्पल में देखिए स्लेट, संगमरमर, नीस या नाइस, नीस भी इसको बोलते हैं, सिस्ट। और आगे हम देखते हैं कि मतलब कि नोट में दिए हुए हैं कि विश्व की जो प्राचीनतम सेल है, विश्व की प्राचीनतम सेल जो है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, और ये 430 करोड़ वर्ष पहले बनी है, आज की बनी नहीं है, 430 करोड़ वर्ष पहले बनी है, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना। यानी कि जब हमारी धरती आज हमारी धरती तो बनी नहीं, हमारी धरती तो हज़ारों करोड़ों साल पहले बनी है, उसके मात्र 30 करोड़ साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो सेलें हैं वो निर्मित हुई। और वो कब बनी है? तो 430 करोड़ वर्ष पहले की घटना है ये। तो अगर हम वैसे देखें तो अगर इसमें हम 430 में 30 प्लस कर दें तो 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है इसके हिसाब से। तो ये तो रही आज की अभी जो सूची है उसको भी देख लेते हैं। तो कायांतरित चट्टानों का जो रूपांतरण हुआ है उसमें हम देख लें, जो कायांतरित चट्टानें हैं इनका भी कायांतरण हुआ है। जैसे स्लेट जो है एक कायांतरित चट्टान है और इसका कायांतरण किस में हुआ है? तो फाइलाइट में हुआ, और जो फाइलाइट है इसका कायांतरण हुआ सस्ट में। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। आप लोग चाहें अगले वीडियो में हम ज्वालामुखी देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाती है। और मैंने देखा है आप लोग बिल्कुल भी इस पे जो है इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, बस बोलने के लिए है कि मैम ये कराइए वो कराइए, जब कराने लगो तो कोई सामने ही नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को जो समझ आए आप लोग वो करिए, वैसे भी कौन किसी की सुनता है। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं और इससे जो है मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा इसके लिए थैंक्स, नहीं देखा तो उसके लिए भी थैंक्स। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।